आइए, बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, स्वागत किया जाए उनका। बग्गा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर वो अमेरिका की महंगाई के आंकड़े जो आए थे, उसके बाद कल परसों अमेरिकी बाजार जोर से घटे भी और कल काफ़ी कुछ रिकवरी हुई। तो दोनों ही लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ, मार्केट के लिहाज से भी, और दूसरा क्या वाकई में आंकड़े बहुत डराने वाले हैं? बिल्कुल डराने वाले नहीं हैं अनिल जी। उसमें प्रॉब्लम क्या था कि एस्टिमेट 2.9 का था, उसके सामने 3.1 आया। और ये देखना है कि दिसंबर में यही आंकड़ा 3.4 का था। तो दिसंबर से तो गिर रहा था जो रेट था, बट क्योंकि एस्टिमेट ज्यादा आगे भाग गया था, 2.9 का एस्टिमेट था और 3.1 आया उसके सामने, तो मार्केट काफी विचलित हुआ। और हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में हल्की सी एक फॉल आई और फिर बॉन्ड यील्ड्स काफी तेजी से बढ़े कि इंटरेस्ट रेट कट इतना जल्दी नहीं आता। अब कल क्या हुआ कि शिकागो फेड के जो प्रेसिडेंट है ऑस्टिन गोल्ड्सबी, उन्होंने बयान दिया कि देखिए, अगर कुछ महीने भी ये इन्फ्लेशन इस तरह रहे, उसका ये मतलब नहीं है कि हम रेट कट नहीं करेंगे। उल्टा रेट कट नहीं करना शायद इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उससे काफी प्रोत्साहन मिला मार्केट को जो वक्तव्य निकल के आया। तो एक रेंज बाउंड हो गए हैं मार्केट अनिल जी। और ये अब निकलेगा कब रेंज से, कैटलिस्ट क्या है? देखिए, 20 मार्च को तो अब कुछ नहीं होता, वहां तो पॉज ही रहेगा। बट 20 मार्च को डॉट प्लॉट निकल के आएगा। तो उनका फेड की जो सोच है, जो दिसंबर 13 की सोच थी, उसके सामने 20 मार्च को वो क्या सोचते हैं रेट कट के बारे में, ये बहुत अहम एक मुद्दा रहेगा। फिर मई 1 को बैठक है, वहां भी अब पिछली बारी कुछ हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था, 100% दिखा रहा था मार्केट के मई में रेट कट है। अब वो बहुत कम, उसका भी प्रोबेबिलिटी आ गया है, 32-36% के करीब आ गया है। तो मई में भी लग रहा है कि मुश्किल है, और जून में लग रहा है शायद पहला रेट कट आएगा। बट बहुत कुछ निर्भर करेगा यहाँ से, उनका डॉट प्लॉट क्या दिखाता है, तो उनकी सोच क्या है, और दूसरा इन्फ्लेशन किस तरफ जाती है। इन्फ्लेशन से पर्दा हटा के देखें तो गुड्स जो है, तो सामग्री की इन्फ्लेशन नीचे गई, सर्विसेज की इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। तो इकोनॉमी दमदार है, इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनका लेबर मार्केट अच्छा है। इन्फ्लेशन टिकी पड़ी है, थोड़ा बहुत गिरी है, बट इतनी तेजी से नहीं गिरी जितना मार्केट चाहता था। तो रेट कट इतना जल्दी नहीं आता, इसलिए मार्केट थोड़े हिल गए। और डॉलर स्ट्रांग हुआ, डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बुरी खबर हो जाती है, और इसीलिए हमने देखा कि थोड़ा बहुत सेल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स का भी आया। बट कल शाम तक सब मार्केट ठीक ठाक हो गए, अमेरिकन मार्केट फिर ऊपर बढ़ा। क्योंकि अब क्या है, हर डेटा में, क्योंकि ये अवधि लगेगी अभी रेट कट में, हर डेटा पे मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि फेड क्या सोचेगा, और इसके कारण वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ी हुई है अनिल जी। अब इसको झेलना ही पड़ेगा, और इससे निजात मुझे नहीं लगता कि मई से पहले हमें कोई स्थायी तौर पे एक आध जो कहते हैं कि ब्रेकआउट या कुछ मिल पाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पे। ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका में जो तेजी बनती दिख रही है, कल भी बग्गा साहब रसेल 2000 करीबन करीबन 2.5% बढ़कर आया। क्या संकेत इससे समझने चाहिए हमारे बाजारों के लिए भी और अमेरिका के बाजारों के लिए भी? सुमित जी, आप कैमरा पे हैं। हाँ, और स्पेशली जब बग्गा साहब बोल रहे हो तो ज़्यादा अलर्ट रहे हैं। बिल्कुल। देखो अब क्या है, अब मैंने सब, जैसे जैन साहब ने जो ऑब्जेक्शन लिया ना, मेरे जेम्स के वक्त ऐसे हर एक्सपर्ट अपने आप नज़र रखेगा दूसरे पे। सुमित जी पे। कि मेरे शो के वक्त कौन, मेरे बिगुल के वक्त, मेरे बोलते वक्त। बग्गा साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा काम आसान कर दिया। जी सर। देखिए, मेरे लिए आसान होता है, मेरे कंधे तो पूरे फ्रेम में आ जाते हैं, और 60 के कंधे हैं तो कुछ है नहीं। अब सुमित बेचारे पतले हैं, तो हम देख पाते हैं कि वो क्या क्या चल रहा है। सर कंधे तो ठीक है, सर कंधे तो ठीक है। ये जो आपने टाई लगाई ग्रीन कलर की इतनी चौड़ी वाली, हम तो लगाए तो हमारा सीना ही गायब हो जाए।
ये अनिल जी लास्ट सेंचुरी की बड़ी वाली टाइस ही पसंद है, ये पतली वाली मुझे पसंद नहीं आती नहीं और आजकल मिलती नहीं है, नहीं तो ये पसंद, पुरानी अपनी टाइयां। सर पसंद तो आए नहीं आए, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते लगा ना, हमारा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, क्षेत्रफल ही इतना सा है हमारा। तो ऐसी लगाने के लिए, इतनी चौड़ी टाई लगाने के लिए डील डोल भी तो होना चाहिए। अब सुमित जी लगाएंगे दिखेंगे नहीं, बोले लगेगा शर्ट लगेगा, शर्ट ही पहनी लगता है, पूरी की पूरी शर्ट जैसी दिख रही, टाई दिख रही है। सर ये तो आपके लिए, मैं फिर बोलता हूँ, जो जिन लोगों ने बग्गा साहब को पर्सनली नहीं देखा है जी, जब भी बग्गा साहब कोई कॉन्फ्रेंस में हो कहीं देगा, मैं बता रहा हूँ बग्गा साहब गलत फिल्म है। हाँ, बग्गा साहब को बैंकर बने, बग्गा साहब स्पोर्ट्स में 4-5 गोल्ड मेडल लेके आते हैं। अरे एकदम मतलब जो बढ़िया हट्टे कट्टे पंजाबी होते हैं ना, एकदम हेल्थ हाइट एकदम सब भारी भरकम, सब पे भारी। आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए उस समय, ठीक है, कोई मेरे जैसा एडवाइजर मिला नहीं होगा सर। जी सर बताए। देखिए अनिल जी, रसल परसों 4% नीचे गया था और कल 2.6% ऊपर गया। अब रसल में हमने क्या देखना है, ये स्मॉल कैप आप कह सकते हैं इंडेक्स है, और ये काफी इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक रुझान से। तो जब रुझान आया कि भाई इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही इतना तेज और फेड रेट नहीं काटेगा, तो हमने देखा रसल में एक गिरावट परसों, और कल जब थोड़ा मार्केट ने फिर इसमें ठहराव देखा और स्पेशली शिकागो फेड के प्रेसिडेंट का जो बयान आया, उससे काफी हद तक हमने देखा रसल में भी एक उछाल आया। एक और बात बहुत जरूरी है अनिल जी, S&P 500 हम देख रहे हैं कि 4%, 4.25% अप है पूरे साल में ऑलरेडी, जनवरी 1 से अभी तक। उसमें क्या है, वो जो टेक वाली कंपनियां हैं ऊपर वाली, वो ज्यादातर हिस्सा है। अगर आप इक्वल वेटेड S&P 500 देखें, ये तो मार्केट कैप बेस्ड है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो जब मूव करती हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, और टॉप 7 कंपनियां ज्यादा भार उठा रही हैं और बाकी जो 493 हैं वो नहीं उठा रही। तो इक्वल वेटेड हम देखते हैं S&P 500, वो हमें इशारा देता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कितना अच्छा फैलाव है। वो अनिल जी 1% से कम बढ़ा है। तो S&P 500 4.25% बढ़ गया इस साल में, बट जो इक्वल वेटेड है वो 1% से कम है। यही दर्शा रहा है कि इस साल भी वही मैग्निफिसेंट 7 जो है टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते वही कंपनियां ज्यादातर बोझ उतार रही हैं, और बाकी मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो और ये क्योंकि वेट एंड वॉच पे है मार्केट, देख रहा है कि रेट का कहाँ रुझान आता है। आज सवेरे जापान के नंबर आए, उम्मीद थी कि 1% से ज्यादा पिछली तिमाही में उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, नेगेटिव आ गया फिर से। तो 3% गिरे थे पिछले क्वार्टर में उनका इकोनॉमी, और फिर दिसंबर के क्वार्टर में फिर से -0.4 तक आ गया। तो टेक्निकली जापान की इकोनॉमी रिसेशन में गई। तो आपका चीन में ठहराव है, चाहे ग्रो कर रहे हैं बट उतना तेज नहीं ग्रो कर रहे, और उनके नंबर आप मान नहीं सकते, तो वो फिर कंफ्यूज कर देता है चाइना कि असलियत क्या है। बट मार्केट यही चल रहा है, जितना एक्सपोर्ट होगा वही आप बिलीव कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट में थोड़ी मंदी है। अगर आप ईवी और रिन्यूएबल्स निकाल दें उनके एक्सपोर्ट से, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जो है चाइना के वो इतना तेज नहीं है। जापान जो इंटरमीडिएट बहुत देता है गुड्स चाइना की कंपनियों को, अगर उसमें ठहराव है, वो एक और आपको इंडिकेशन दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जर्मनी हमने देखा एक रिसेशन में इकोनॉमी आते हुए, सबसे बड़ी इकोनॉमी यूरोप की, अगेन वो चीन को बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, तो जर्मनी पे भी फर्क पड़ रहा है। इसलिए हर बारी मैं कहता रहा हूं तेल 81, 82, 85 पहुंच जाएगा, बट वहां से भागना पुरानी तरह 120 वगैरह, उसके लिए बहुत कुछ बड़ा होना पड़ेगा कि ईरान मिसाइलें दागे इसराइल पे या ऐसा कुछ होगा, तब भी उतना तेज भागेगा। बाकी खपत नहीं है, और दुनिया की इकोनॉमी में मेटल्स, ज्यादातर कमोडिटीज और तेल के ऊपर ये अंकुश है, जो इसलिए हम स्टडी करते हैं ये टॉप डाउन में, ये मैक्रो वेरिएबल्स। तो अगर जापान रिसेशन में है
तो वो दिखा रहा है कि आपका चाइना के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, उसका जर्मनी के साथ कोरिलेशन है, तो दोनों इकोनॉमीज थोड़ा बहुत संकट में है। रेट कट जापान रेट नहीं बढ़ाएगा, रेट कट कर नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव रेट में है ऑलरेडी, बट जो लग रहा था कि रेट बढ़ाएंगे इस साल में, बहुत सालों के बाद एबेनॉमिक्स के चलते वो नेगेटिव रेट पे आए थे और 10-12 साल के बाद पॉजिटिव रेट में आएंगे, वो अभी गुंजाइश बहुत कम होती जा रही है इस साल के लिए। ब्लैक मनी रोकने के लिए सिर्फ ये बॉन्ड ही अकेले जरिया नहीं है, और भी कई और सारे तरीके हैं जिनके जरिए ये किया जा सकता है। तो ये बड़ा जजमेंट आता दिख रहा है। इस जजमेंट की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार जरा बग्गा साहब से समझते हैं। बग्गा साहब बताएं सर। जी अनिल जी, जैसे आप कह रहे थे कि अभी भी चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, मैं देख रहा था अंतराल में भी, तो यूनानिमस वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। आज बहुत अहम फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है कि आप जमा कर सकते हैं राशि, और स्टेट बैंक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा जो आप ये पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में उसको दर्ज कर सकते हैं, और ये रहता है एनोनिमस, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप देखें तो ज्यादातर कॉरपोरेट्स ने ट्रस्ट बनाए हुए हैं और वो सारी पार्टीज को पैसा देते हैं, और काफी एक पारदर्शी तरीके से, स्पेशली जो बड़े ग्रुप्स हैं, टाटास हुए, बिरलास हुए, आप देखेंगे कि उनके ट्रस्ट हैं जहां से वो फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये बहुत अहम फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे रहे हैं कि देखिए, अगर कोई आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राशि दे रहा है, तो हो सकता है कि वो फिर आगे जाके आपसे कुछ मांगे, तो क्विड प्रो क्यो बन जाता है इससे, कि मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे कुछ रियायत दीजिए किसी और जगह पर, और वो वोटर के लिए ठीक नहीं है, उनकी फंडामेंटल राइट को वो वैलिड नहीं रहने देता। तो फंडामेंटल राइट के तौर पे उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता आनी चाहिए। पढ़ना पड़ेगा पूरा। दो ओपिनियन आए हैं, एक चीफ जस्टिस से और एक जस्टिस खन्ना से, तो ये पढ़ना पड़ेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं पारदर्शिता की तरफ से। ओवरऑल अनिल जी, अच्छी बात क्या रहेगी कि स्टेट बेस्ड फंडिंग हो पार्टीज की, ताकि लोगों पर भी ऐसा नहीं कि दुकानदारों से हफ्ता वसूली की जाए। जब चुनाव आते हैं हम देखते हैं कि कार्यकर्ता जा जा के दुकानदारों से ले रहे होते हैं पैसे, और ऐसे ही कॉरपोरेट से पैसे उठाए जाते हैं। तो उस पे सरकार जरूर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाई थी, उसको थोड़ा टेम्पर करने के लिए और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, बट अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि काला धन की जो मुहिम है वो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं, आप और चीजें भी करिए। ये वोटर का फंडामेंटल राइट इससे क्षतिग्रस्त होता है, क्योंकि वोटर को पता नहीं चलता किसने इन्फ्लुएंस किया है पार्टी को पैसे देके। तो आप जारी करिए एक ब्यौरा कि किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको दिए हैं। इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो कॉरपोरेट्स देते हैं अनिल जी, वो जरूर अपने एनुअल रिपोर्ट्स में बताते हैं कि हमने इतने पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिए, और उनके पॉलिटिकल ट्रस्ट बने हुए हैं, पॉलिटिकल फंडिंग के ट्रस्ट। सो जो अच्छे कॉरपोरेट हैं, एथिकल कॉरपोरेट्स हैं, वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रहे हैं, बट इससे पूरा एक ब्यौरा देना पड़ेगा। यही अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है अनिल जी, तो इससे ज्यादा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक बात है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से इसे समझाया भी कि इसकी क्या खासियत और क्या मायने है। तो ये जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। संजीव खन्ना साहब और चंद्रचूड़ साहब दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो संशोधन किए गए उन्हें असंवैधानिक करार बेसिकली। हाँ, सीजीआई ने यही कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज टू बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो स्कीम को खत्म करा जा रहा है। और जो अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट है, ब्लैंकेट कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग, इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। तो ये दो बड़े फैसले अभी भी सीजीआई की तरफ से आ रहे हैं सर इसमें।